जिसका मुझे था इंतजार। दोस्तों 3 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम जो कक्षा 11वीं के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, हर सेक्शन से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, अव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, कवि परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सब मैंने आपको टॉपिक महत्वपूर्ण वाले बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा और आई होप आपने क्या तैयार भी कर ली होंगे। हम पेपर के माध्यम से एकदम देखने वाले हैं किस टाइप से आपका क्या है पेपर पैटर्न रहने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ ही हम क्या है मैं पूरा पेपर आपको बताऊंगा, क्वेश्चन समझाते जाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखते जाइएगा। आपके क्या है वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयारी हो जाएगी, अलग से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके से पहले आपका निर्देश रहने वाले हैं। हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सही विकल्प। सही विकल्प को चुनकर लिखना है, क्रम से देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। नेक्स्ट है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो गोरा बादल की कथा क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। नेक्स्ट चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। तो चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है लता मंगेशकर को। ओके, पटकथा की मूल इकाई है। तो पटकथा की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी दृश्य। पटकथा की मूल इकाई क्या है? दृश्य है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। देखिए अगर आपकी बात करें कक्षा 11वीं के सिलेबस में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द और निपात शब्द। तकनीकी शब्द पूछे जा रहा है जो किसी विशेष विषय के लिए शब्द बने हो, वो हमारे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। विज्ञान संबंधी तो जो नाविक है हम, ओके, नाविक कब हम पढ़ते हैं? जब फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़े तभी हम नाविक का उपयोग पढ़ते हैं। बाकी नॉर्मल लाइफ में हम नाविक शब्द कभी यूज नहीं करते। तो यही बताया जा रहा है। ओके, अब देख लेते हैं आगे रेगिस्तान की पूर्ति। रेगिस्तान की पूर्ति में पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर 5वें पुत्र थे। एक बात और हिंदी में सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब भी आपके रेगिस्तान पूछे जाएंगे आपको इस बार से ऑप्शन रहते हैं, हाई चांस रहते हैं। ओके, चाहे आपका क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, कि हिंदी में रेगिस्तान में ऑप्शन आपको दिए ही जाते हैं। तो आपको क्या है थोड़ा आसानी हो जाएगी। ओके, तो देखिए अब आप लाइन आपने पढ़ी, कविता पढ़ी होगी घर की याद में, 5 माह मैं हूँ अभागा, इस प्रकार से एक लाइन आती है। तो उसमें बताते हैं भवानी प्रसाद के अपने पिता के 5वें पुत्र हैं। गीत फरोश कविता के रचयिता हैं। तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया। तो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। तो वीणा क्या है? वीणा भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य रहा है। डायरी नितांत क्या होती है? व्यक्तित्व रचना होती है। व्यक्तित्व यानी हम जो डायरी में लिखते हैं वो अपनी क्या है पर्सनल अपना बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है? तो रामायण एक महाकाव्य है। कंप्लीट हो जाता है। आ जाता है हमारा सत्य। पहला है पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। तो पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। ओके, लेकिन लिखा ना था, इसलिए आपका ये असत्य हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है। तो ये सत्य हो जाएगा। मतलब मन्नू भंडारी जी आज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका मेन रीजन क्या है कि जो महाभोज आपका बंटी उपन्यास है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है लता के गाने में करुणा रस विशेष प्रभावशाली रीति में व्यक्त हुआ। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या मुख्य रूप से करुणा रस में इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला। कहा जा रहा है प्रभावशाली यानी सबसे ज्यादा करुणा रस था। तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपका सत्य हो रहा। नेक्स्ट फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है। फ्लैशबैक यानी पीछे, फ्लैश यानी दिखाना में, तो पीछे की जो घटनाएं को हमें दिखाए वो हमारी होती है फ्लैशबैक। जबकि यहाँ उल्टा बताया जा रहा है, भविष्य की घटनाओं को कहा जा रहा है, इसलिए आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट रोला एक सममात्रिक छंद है। तो रोला एक आपका सममात्रिक छंद है, तो सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस बार से हो जाते हैं सत्य। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाता है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला है कुल की कहानी। तो कुल की कहानी हो दोस्तों हो जाएगा परिवार की मर्यादा को कहते हैं कुल की कहानी। राजस्थान की रजत बूंदे ये अनुपम मिश्र हो जाएगा। गरबा है गुजरात का नृत्य है। स्वलेखन दिया जाता है किसमें? डायरी में। ये जाए चौथा। मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद को हम कहते हैं केंचुआ छंद। तो एक आपका है निपात शब्द। अंदर बाहर क्या एक आपका शब्द युग में। ओके, जहां आपको ये शब्द दे जाए, डैश दे जाए, समझ जाइए क्या है आपका शब्द युग। ओके,
अब देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है बिहारी सतसई किस काल की रचना है। काल पूछा जा रहा है। ओके, बिहारी सतसई किसकी, बिहारी की रचना है, लेकिन किस काल में रचित की, यानी बिहारी किस काल की कवि है, रीति काल की कवि है, तो रीति काल की ये रचना है। जैसे मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, तो 56 प्रकार की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन भी आता है आपका 2 नंबर में कि आगे मैं आपको बताऊं, कवर भी कराऊंगा कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं। तो मैंने उसका आंसर यही होता है कि मियां नसरुद्दीन क्या है, 56 प्रकार की या 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे या जाने जाते थे, इसलिए उन्हें क्या है, नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है। जैसे धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पालर पानी। पालर पानी। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं, तो कितने शब्द हैं, 5 लाख शब्द हैं, लगभग 5 लाख शब्द हैं। बिंब की शाब्दिक अर्थ बताइए, तो बिंब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मूर्त रूप प्रदान करना। नेक्स्ट है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण हो चाहे आपका दोस्तों शब्द शक्ति पूछे जाए, शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं और शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। तो आपको कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ओके, और पूछा जाए शब्द गुण कौन कौन से होते हैं, तो माधुर ओज प्रसाद, माधुर ओज प्रसाद ये आपके शब्द गुण होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जहां कारण के होने पर भी कार ना हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां दोस्तों आपका होता है विशेषोक्तिक अलंकार। विशेषोक्तिक अलंकार, विशेषोक्तिक अलंकार ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्यूशन भी आपको मैं समझाने वाला हूं। तो आपको हर प्रकार से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। अगर मेरे साथ तैयारी करते तो एक बार से आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट हर सेक्शन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पहले बता दिए थे कि आप अपने हिसाब से आप तैयार कर लें, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। अब मैं आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से जो एकदम प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन वो बता रहा हूँ, सॉल्यूशन के साथ बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। इससे आपको पूरा पेपर पैटर्न भी समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी के बाद खत्म हो गई हमारी तैयारी। जब ये आपका तैयार हो जाता है इसके बाद जस्ट मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, फिर इसका टॉप 100 आपके ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलेगी। इस प्रकार से आपको हर प्रकार से मैं तैयारी कराने का आपको प्रयास करने वाला हूं। ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। छायावाद की विशेषता जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए वैसे आपको मैं बता रहा हूं। ओके, तो छायावाद की आपको विशेषता में है पहले व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता मतलब कि छायावादी जो कवि होते थे वो अपने निजी सुख दुख होते हैं उनकी अभिव्यंजना अपनी कविताओं में करते थे। तो ये पहला पॉइंट हो जाए व्यक्तिवाद की प्रधानता। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको लिखना है प्रकृति प्रेम या प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति प्रेम या प्रकृति का मानवीकरण ये आप लाइन लिख सकते हैं। जो छायावादी कवि होते हैं उन्होंने क्या है, प्रकृति का बहुत ज्यादा मानवीकरण किया है। प्रकृति का मानवीकरण करने का मतलब है कि प्रकृति में क्या एकदम जान डाल देना है। ओके, जैसे प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, छायावादी कवियों ने नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण बहुत ज्यादा रुचि और सहृदय के साथ किया है। तो यहाँ 3 मैंने आपको विशेषता बताई है। ज्यादा याद नहीं होता तो हेडिंग बस याद करके रखिएगा कि व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति प्रेम और प्रकृति प्रेम या प्रकृति का मानवीकरण। तीसरा है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। तो ये आपको हेडिंग तो लिख भी दीजिएगा तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और अच्छे तरीके से लिखना है तो उसके हेडिंग के अंदर एक लाइन भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचना लिखिए। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि जयशंकर प्रसाद, कमायनी झन्ना, सुमित्रानंद पंत, बीड़ा पल्लव, गूंजन, माधवी वर्मा, निहार रसिम निर्जा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उस युग की आपको विशेषताएं और आपको कवि और उनकी रचना जरूर पढ़ के रखना है। जैसे अब नेक्स्ट हम देखें यहाँ तो अथवा में है 2 प्रकृतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचना पूछी जा रही है। तो प्रकृतिवादी आपको क्या कवि बताने और उनकी रचना। तो प्रकृतिवादी जो कवि हो जाते रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र रेणुका रश्मि रथी। ओके, नागार्जुन की युगधारा सतरंग, शिवमंगल सिंह सुमन की है प्रलय सज्जन धरती की बरात। ये होती है। तो 2 आपको तैयार करना, 2 कवि और उनकी रचना है। उसके साथ ही प्रकृतिवाद की विशेषताएं पढ़ के रखिएगा। शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण, यथार्थ यानी वास्तविकता का चित्रण हुआ, रूढ़िवाद का विरोध। तो ये ओके, ज्यादा याद नहीं हो तो हेडिंग तो आप याद करके रखिएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ऐसा नहीं कि आपको कक्षा 11वीं में इंपॉर्टेंट, अभी कक्षा 12वीं पहुंच जाएंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे तो भी यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके, कक्षा 12वीं में भी यही मैं आपको बताऊंगा। ओके, यही मैं पढ़ाता भी हूँ, उसी के लिए ये जैसे नोट्स बने हैं ये अपना। ओके, तो ये अब कक्षा 11वीं के भी विद्यार्थियों को मैं ये आपको बता रहा हूँ, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को बताऊंगा, क्योंकि जो आपका पद साहित्य इतिहास वाले क्वेश्चन है वो सेम ही रहते हैं। इसलिए अभी आप मेहनत कर लीजिए, बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। अथवा में है, कवि ने पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को केरा है, लिखिए।
तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो मीरा कृष्ण की जो उपासना है पति के रूप में करती है। उनका रूप मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। जिस तरीके से मैंने आंसर लिखा इसी तरीके से आपको लिखना, फुल नंबर मिलेंगे, पूरा प्रॉपर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को किया है कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने? तो आपको बताना है, घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषता को घेरा गया है। तो यहाँ 6-7 दी दी हैं, 2-3 भी आप याद कर लीजिए, बहुत है। कि पहला है कि पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें अभी तक छुआ तक नहीं है। वे दौड़ लगाते हैं, डंडे पेलते हैं, ओके, वे गीता का पाठ भी करते हैं, वे देश प्रेमी में हैं और वे तूफानों की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं, वे भावुक प्रवृत्ति के रहते हैं, प्रवृत्ति के हैं। तो ये सब विशेषताएं दी है, कोई भी 2 से 3 आपको अपने माइंड में रखनी है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है, संस्मरण और रेखा चित्र में आपको अंतर बताना है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आपका ये रहने वाला है। जिस तरीके से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। जैसा मैंने आपको पूरा फॉर्मेट में लैंग्वेज जिस प्रकार से लिखनी है सेम इसी बार से आपको क्या तैयार कर लेना है। ओके, तो संस्मरण और रेखा चित्र में आपको अंतर तैयार करना है। देखिए संस्मरण में क्या होता है कि जो लेखक होता है, जो पुरानी बातें उसे याद आती है वो लिख देता है, तो वो हो जाता है संस्मरण। रेखा चित्र में बिल्कुल हाल की घटना को वो क्या है चित्रात्मक रूप से उसका वर्णन करता है, हाल की घटना देखा उसने और उसको लिख दिया, चित्रात्मक रूप से उसका वर्णन किया, तो रेखा चित्र हो जाता है। तो लेखक संस्मरण में क्या लिखना है, लेखक स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण देता है, जबकि रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन क्या कहलाता है, रेखा चित्र। चित्रात्मक वर्णन रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण होता है वास्तविक होता है, जबकि रेखा चित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकता है। संस्मरण की जो शैली होती है वर्णनात्मक विवरणात्मक होती है, रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। क्लियर है? इसके साथ ही आपको कहानी उपन्यास में भी अंतर तैयार करके रखना है। ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल, कहानी क्या छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना होती है, उपन्यास में अनेक सारी घटना होती है। अब कहानी छोटी है तो पात्रों की संख्या कम होगी, उपन्यास बड़ा है तो पात्रों की संख्या देखोगी। तो इस प्रकार से आपको एकदम पढ़ के रखना है, सिंपल बिल्कुल रहते हुए। अब देख लेते हैं हम नाटक और एकांकी में अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो नाटक और एकांकी, एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक, यानी एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में कई सारे अंक होते हैं। और आपको माइंड में रखना है कि ये दोनों दृश्य रूप होते हैं और नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। तो नाटक बड़ा है तो उसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा क्या है, कम होती है। नाटक है तो दृश्य काव्य का एक वृहद रूप है, दोनों दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, नाटक भी और एकांकी में। तो लेकिन जो दृश्य काव्य में जो वृहद रूप है वो नाटक है और दृश्य काव्य का जो लघु रूप है वो आपका एकांकी होता है। यह जाता है कंप्लीट। ओके, और जीवनी आत्मकथाएं पढ़ना है तो उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। बस 3 से 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, तो 2 नंबर यहाँ से फिक्स आपके हो ही जाएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा बाहर जाता ही नहीं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है और पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो मैंने तो आंसर आपको पहले ही मैंने आपको बता ही चुका कि मियां नसरुद्दीन के पास क्या है 56 प्रकार की जो रोटी बनाने की कला है। ओके, इसलिए उन्हें क्या नानवाइयों को मसीहा कहा जाता है। तो वही बात बताया जा रहा है। मियां नसरुद्दीन सबसे मियां नसरुद्दीन के नायक लेखिका कृष्णा सोबती ने उन्हें नानवाइयों को मसीहा क्यों कहा है? क्योंकि वे 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए माहिर थे। वे खानदानी नानवाई थे, अपने खानदानी विशेषताओं वर्तमान तक बनाए रखे थे और बनाने की कला उनको मानकर स्वयं को उस्ताद मानते थे। ओके, तो ये आपका रहने वाला मेन आंसर का आपको याद रखना है। 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए जाने जाते थे या माहिर थे, इसलिए उन्हें नानवाइयों को मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो आपको बताना कि पहला पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है कि इन कारणों से काम 2.5 साल तक चला। पहला, लेखक के पास क्या पैसे के अभाव, कोई फिल्म की शूटिंग करना है तो बहुत सारे पैसे चाहिए, पैसे कम, मतलब पैसे का अभाव था। ओके, जैसे थोड़ी बहुत पैसे आते शूटिंग कर लेते, पैसे खत्म हो जाते तो शूटिंग बंद, फिर पैसे जोड़े, फिर कुछ समय बाद पैसे इकट्ठे हुए तो फिर शूटिंग का काम हुआ। ओके, फिर इस प्रकार से होता था। ओके, फिर साथ ही वह विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक क्या है और अन्य कलाकार फिल्म में काम कर पाते थे। ये साथ ही तकनीकी पिछड़ेपन, ओके, साल पहले ये क्या है, ये फिल्म बनाई गई थी। ओके, उस समय इतनी ज्यादा तकनीकी नहीं थी। ओके, इसलिए तकनीकी पिछड़ेपन था, साथ ही पात्र, स्थान, दृश्य आदि की गहन समस्याएं आती रहती थी, इसलिए ये काम क्या है 2.5 साल तक चला। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। कुई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है, लिखिए। तो देख लेते हैं लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं। तो ये आपकी विशेषताएं दी हुई हैं। जैसे पहला है सुरीलापन, कोमलता और मुग्धता, सुरों में निर्मलता, नादमय उच्चारण,
शास्त्रीय संगीत, ये 5 यहाँ विशेषताएं दी हैं। कोई भी आपको 2 से 3 पॉइंट आपको याद कर लेना है। सुरीलापन, जैसे लता के गायन में सुरीलापन है, उनके स्वरों में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है। उनका चरण मधुर गूंज के परिपूर्ण है। कोमलता है, लता के स्वरों में क्या कोमलता और मुग्धता है, स्वरों में क्या निर्मलता है। तो ये सब विशेषताएं हैं। 2 से 3 पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। और आगे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कुई का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है। तो ये आपको बताया जा रहा है। मेन देखिए कारण क्या है, आप नॉर्मली समझ सकते हैं। कुई का मुंह छोटा रखा जाता है, राजस्थान की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। ओके, तो जो पानी थोड़ा बहुत, वैसे भी पानी वहाँ मिलता नहीं है, इसलिए बहुत सारी वहाँ कुई खोदी जाती हैं। कुई में बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता, थोड़ा बहुत पानी आता है। ओके, थोड़ा बहुत पानी आता है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, और जो कुई का सीधे क्या है, गर्मी के ज़्यादा संपर्क में आएगा तो जो पानी थोड़ा बहुत आएगा वो क्या है, बाष्पीकरण से उड़ जाएगा पूरा। ओके, इसलिए क्या किया जाता है, उसका मुंह क्या है, छोटा रख दिया जाता है। इसके साथ ही क्या है, पानी निकालने में आसानी हो। ओके, तो ये सब बहुत सारी ये नॉर्मल बातें होती हैं, इनके जो आप है आसानी से बता सकते हैं। बाकी यहाँ डिटेल से दिया हुआ है। ओके, पढ़ते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। इसके आगे तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है कि कुई का मुंह छोटा रखने से क्या है, उसका ढक्कन हम लगा सकते हैं अच्छे से। कुई में क्या है, सिर्फ साफ पानी हो वो इकट्ठा हो। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, स्ववृत्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ववृत्त की 2 विशेषताएं। स्ववृत्त में व्यक्ति की विशेष के बारे में रुचियों का सूचनाओं का सिलसिलावार संकलन है। व्यक्ति विशेष की सकारात्मक छवि होती है। स्ववृत्त लेखन यानी अपना बायोडाटा में क्या होता है कि व्यक्ति की उसमें होती है, जो किसी का बायोडाटा देकर कहीं जॉब करना जाना है, बायोडाटा आपसे लिया जाता है। तो उसमें ऐसा तो अपनी बुराइयां तो बताएंगे नहीं, अपनी जो अच्छाइयाँ होती हैं उन्हें हम दर्शाते हैं। तो वही व्यक्ति विशेष की सकारात्मक छवि होती है। ओके, और इसमें क्या है, व्यक्ति की विशेष की सूचनाओं का सिलसिलावार जानकारी होती है। स्ववृत्त यानी बायोडाटा। ओके, फिर नेक्स्ट शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले शब्दकोश के बारे में बताया जाए कि शब्दों का खजाना होता है। इसमें एक भाषी समुदाय के प्रयुक्त होने वाले शब्दों का संचित किया जाता है। साथ ही शब्दों की उत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप, विभिन्न संदर्भपरक अर्थों के बारे में जानकारी भी दी जाती है। ये सब बताया जा रहा है। इसके साथ ही संदर्भ ग्रंथ क्या होता है वो भी यहाँ बताया जा रहा है। तो शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ के बारे में आपको पढ़कर अच्छे से रखना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तैयारी करना भी तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसके साथ ही आपके बाद वार्षिक परीक्षा होने वाली। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं सब इंपॉर्टेंट का विद सॉल्यूशन के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए, प्ले स्टोर से बहुत सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप हिंदी कोर्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हो सब्जेक्ट का कोर्स जरूर ले लीजिएगा। कोर्स लेने से आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, आसानी से आप क्या है उस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर पाएंगे। तो अभी दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 11वें तक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें क्वेश्चन 12वें से लेकर हम अंतिम लास्ट देख लेंगे। ओके, लास्ट एक और पार्ट आएगा जिसमें हम पूरा ये जो पेपर हमारा इसको हम क्या है मॉडल पेपर को क्या है कवर कर लेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो आइए दोस्तों, आपको क्या है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। और पहले तो अभी इस पेपर का आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं वो तो आप तैयार करते ही जाएगा, इस पेपर को मेरे साथ तैयार करते जाइएगा। इसके बाद मैं आपको क्या है टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर भी आपको हर प्रकार के कवर करा दूंगा। फिर ऑब्जेक्टिव की वीडियो लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। तो हर प्रकार से दोस्तों मैं प्रयास करूंगा और आप अगर मेरे साथ मेहनत करते जाते हैं अच्छा ही स्कोर करेंगे, क्योंकि हम हर प्रकार की जब तैयारी कर लेते हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करना है। दोस्तों कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।